कभी कभी ऐसी भी घटना निकल के सामने आती है जो एक नए तथ्य और एक नई विचारधारा के साथ और एक नया जो उसमें फैक्ट निकल के आते हैं कि उसमें ये सवाल छिपा होता है। सवाल क्या होता है कि उनकी एक जिज्ञासा होती है कि जो कि हमारे एक व्यूवर हैं और आप ही लोगों के द्वारा जैसा कि प्रश्न पूछा गया है और बार बार ये पूछा गया है कि क्या कंप्रोमाइज और जो क्या कार्यवाही किसी भी पक्ष पे हो सकती है, पति कार्यवाही करे अपनी पत्नी के ऊपर या पत्नी पक्ष की तरफ से कार्यवाही हो पति के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में क्या अगर जो दोनों में कंप्रोमाइज होने के उपरांत भी क्या कार्यवाही की जा सकती है, या ऐसी कार्यवाही करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, कौन सी पिटीशन हमें फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सारे तथ्य और सारे जो पॉइंट हैं वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है, वीडियो पे अगर जो आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर जो पहली बार आप इसको वॉच कर रहे हैं तो लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो जो जानकारी के माध्यम से आप तक मिलती रहें। और ऐसी ही वीडियो दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो ऐसी स्थिति जब निकल के आती है कि जब कंप्रोमाइज भी कर रहे हैं और उसके विरुद्ध कार्यवाही भी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आप चाहते क्या है, क्या क्या एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, क्या फैक्ट आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों पक्षों के माध्यम से जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, जब कोई तथ्य नया सामने निकल के आता है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी पक्ष एक दूसरे पक्ष पे जब एलिगेशन और जब आरोप प्रत्यारोप जब आरोपित करता है, तो उस स्थिति में अब एक नया फैक्ट निकल के आता है, नई नई जानकारी निकल के सामने आती है और नया इतना मतभेद बढ़ जाता है कि जिसको अब एक दूसरे को साथ में रखना या एक दूसरे के विरुद्ध उनको जो शांत कराना काफ़ी मुश्किल हो पाता है, क्योंकि उनमें मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और मतभेद उत्पन्न होने के आधार पे ही उनका जो मामला है वो माननीय न्यायालय के समझ तक पहुंचता है। अगर जो मतभेद अगर जो इतने ज़्यादा उत्पन्न ना हो तो हो सकता है मे भी कि कोर्ट के सामने उनका जो तथ्य उनकी जो बातें हैं वो ना पहुंचे, हो सकता है में भी कि घर में ही उनको सॉल्व आउट किया जा सके। लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, पत्नी जो है जो शोषित वर्ग से बिलोंग करती है और वो अपने पति के ऊपर जो भी एलिगेशन हो जाते हैं, जो उसने कृत्य किए हों या ना भी किए हों, अगर जिसको रेमेडी मिली हुई है तो वो उसको अडॉप्ट करके और आगे की कार्यवाही अग्रसारित करती है। तो जाहिर से तौर पे है जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जब कोई झगड़ा शुरू होता है, तो जाहिर से तौर पे है कि अगर जो आपने किसी के ऊपर अगर जो कोई वार किए हैं और कई बार भी अगर जो आप वार कर चुके हैं, तो जाहिर से तौर पे दूसरा पक्ष भी आपके ऊपर वार करेगा ही करेगा और आपको भी उसके जो वार सहने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे ही स्थिति में जब आप सारे डिस्प्यूट और सारे अपने तथ्य और सारे फैक्ट आप रिजॉल्व करके उनका आप डिसोल्यूशन चाहते, क्योंकि एक तथ्य ये भी है कि जब एक दूसरे से डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, दोनों में डिस्प्यूट हो गया है, ये दोनों अपने घर में अपनी स्वेच्छापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और हस्बैंड अपने घर में अपना स्वेच्छापूर्वक जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अकेले ही रह के क्या उनके जीवन यापन उनका सही तरीके से हो जाएगा। जाहिर से तौर पे अगर एक से उनका डिस्प्यूट हुआ है तो उनका अन्य किसी के साथ अगर कोई रिलेशन हो सकता है, अगर नहीं रिलेशन है तो फर्द इरादा बनेगा। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ चेंज होता रहता है, सब कुछ आप उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, और शादी विवाह का जो एक मकसद है वो एक सही समय पर और एक सही उसका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे हो सकता है। अगर जो टाइम निकल गया तो उसके उपरांत वो कोई भी कार्यवाही करना वो व्यर्थ है, क्योंकि उम्र सबकी बढ़ती जाती है, हस्बैंड की हो चाहे वाइफ की हो, उम्र तो किसी की रुकेगी नहीं। और अगर जो दूसरे को अगर जो है रीमैरिज करना है या दूसरी शादी करना है, तो शादी वो सही उम्र पे ही, ये जो समय रहते या उम्र में ही उसका हो जाना अति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष को अति शीघ्रता रहती है और जल्दी रहती है कि दोनों से एक दूसरे से उनको छुटकारा कैसे मिल सके, जिससे कि वो अपनी आगे आने वाली जिंदगी में एक नए जीवन की वो शुभारंभ कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जिनको सब कुछ खत्म करके आगे अन्य किसी के साथ रहना होता है, वो तो किसी अपने कंप्रोमाइज के आधार पे जैसे भी होता सारे डिस्प्यूट अपने खत्म करके और साथ में ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप या कोई भी वाद विवाद मान्य न्यायालय के समक्ष नहीं दाखिल करेगा। और अगर जो दाखिल भी करेगा तो उस स्थिति में इस कंप्रोमाइज होने का फिर मतलब ही क्या रह जाता है। तो वैसी स्थिति में अगर जैसा कोई होता है तो जिन
गवाहों के सामने और जिन अथॉरिटी के सामने वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, वो एग्रीमेंट वेरीफाई होता है, तो वो उस जो अथॉरिटी है या जो गवाह है, तो वो उनके जो साक्षी बनाए जाते हैं वो उनके लिए वो भी उतने ही दोषी रहते हैं। हाँ, ये भी इतना भी मेल इंटेंशन या अगर जो मेलाफाइड इंटेंशन से अगर जो आप ये सोचते हैं कि हम अगर जो एक पक्ष या दूसरे पक्ष से हम कंप्रोमाइज भी करने और उसके साथ में जो उसने अपराध कारित किए हैं, ये नहीं भी अपराध किए गए हैं, क्योंकि मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम उसको जो दूसरा पक्ष है उसको थोड़ी बहुत या कुछ ना कुछ उसको सज़ा जरूर दिलवा दें, वो चाहे कोर्ट से सज़ा मिले या किसी अन्य स्थान से सज़ा मिले, कुल मिला के उसको अगर जो साल 2 साल के लिए वो और ज़्यादा परेशान हो जाए तो वो और भी अच्छी बात है। तो ये सारे तथ्य और ये कंसीडर करने के उपरांत उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो ऐसे तथ्य अगर जो आप अगर जैसे चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ आपको डिसाइड करना है कि किस किस केस में, किस किस वाद में, किस किस फैक्ट पे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो जो तथ्य जो फैक्ट आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं वो सारे तथ्य और फैक्ट आप अपने कंप्रोमाइज़ जो डीड है उस कंप्रोमाइज़ डीड में आप मेंशन करके उसमें आप एग्जीक्यूट कराएंगे। कंडीशंस ये लिखेंगे कि सच एंड सच केस में इसमें ये कंप्रोमाइज़ हुआ है और उसको इस तरीके से उसको फॉलो किया जाएगा। जिस जिस केस में आप कंप्रोमाइज़ करेंगे उसी उसी केस में वो कंप्रोमाइज़ लागू होगा, अन्य किसी स्थान पे या अन्य किसी वाद में वो कंप्रोमाइज़ एग्जीक्यूट में नहीं आएगा। तो जाहिर से तौर पे है अगर जो आपने कंप्रोमाइज़ किया है, आप अगर जो उसमें तय कर चुके हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्य आरोप नहीं लगाएंगे या उसके विरुद्ध वाद या विवाद या परिवाद किसी भी न्यायालय में हम नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप उस कंप्रोमाइज़ से ऐसा करने के लिए आप बाउंड हो जाते हैं और ये सारे तथ्य और ये सारे फैक्ट आपको अपने कंप्रोमाइज़ में अंकित करने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात यह है कि कंप्रोमाइज डीड आपको तैयार करने के लिए आपको किसी अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपको उसको एग्जीक्यूट कराना चाहिए और कंप्रोमाइज एग्जीक्यूट होने के उपरांत फिर उसकी जो कंप्रोमाइज की जो कॉपी है आप अपने जो वाद में जिस भी कंप्रोमाइज की जिस भी वाद में आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसमें आप उसको एलेज करा सकते हैं, इंडोर्स करा सकते हैं। और इसके साथ में अगर जो आपने कंप्रोमाइज डीड में अगर जो आप ये इंकित करके ये मेंशन करके आते हैं और स्वेच्छापूर्वक ये लिखते हैं कि किसी भी वाद में जो मुकदमे जो पेंडिंग है वो चाहे 498A के केसेस हों या 125 के जो कि पत्नी के द्वारा फाइल किए गए हों या 12 DV एक्ट के मुकदमा को जो पत्नी के द्वारा फाइल किया गया हो या डिवोर्स का मैटर हो सेक्शन 13 का या और कोई मुकदमा हो या सेक्शन 9 का मुकदमा हो, जो भी मुकदमा अगर जो माननीय न्यायालय के सामने पेंडिंग है तो वो सारे मुकदमे दोनों आपसी तौर पे उनको सुलझाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे और उनका निस्तारण जिससे कि हो सके। तो ऐसी स्थिति में ये सारे तथ्य ये सारे कंसीडर करते हुए आप अपने सारे कंप्रोमाइज डीड में ये इंकित करने पड़ेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अगर जो मेंशन करते हैं, दोनों लोग अगर जो एग्री होते हैं किसी भी आधार पे, तो वो सारे जो तथ्य और जो फैक्ट है वो आपको अपने कंप्रोमाइज में एंटर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मुकदमे जो वाद जो चलेगा वो कंप्रोमाइज की जो डीड है उसी के आधार पर चलेगा। जो तथ्य आप कंप्रोमाइज में मेंशन करेंगे वो तथ्य आपको इंटरटेन किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त आपके जो फैक्ट जो नई बातें जो आपके कंप्रोमाइज में नहीं इंकित की गई हैं, नहीं लिखी गई हैं, वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर से तौर पर ये कंप्रोमाइज का मतलब ही यही होता है कि कंप्रोमाइज के आधार पर हम अपना जो मामला है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब उसमें किसी भी तरीके का कोई भी वाद या विवाद हम लोग नहीं करेंगे। अगर जो फिर भी किसी की अगर जो स्वेच्छा रहती है कि हम एक केस में कंप्रोमाइज करेंगे दूसरे में नहीं करेंगे, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस वाद में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, किस वाद में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इस वाद में अगर जो कोई भी ये भी देखने को मिलता है कि जिसमें कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, भाई एक दोनों में किसी एक मुकदमे में दोनों का मत बन गया, किसी अन्य मुकदमे में दोनों का मत नहीं बन पाता है, तो उस मुकदमे में कंप्रोमाइज बनने का या उनको फाइल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और इसके साथ में कंप्रोमाइज में ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पति हो या पत्नी हो, साथ में कंप्रोमाइज में एक लाइन या एक इंग्रेडिएंट्स और आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर जो आप सही तरीके से आप कंप्रोमाइज चाहते हैं और अपने जो मुकदमे जो पेंडिंग है उनका आप निस्तारण चाहते हैं और किसी भी तरीके से कोई भी वाद या विवाद अब आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने निजी जीवन में वो खुश रहें, वो अपने निजी जीवन में खुश रहें, वो अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे वो व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ और आपको इंग्रेडिएंट लिखना चाहिए
कि फ्यूचर में भविष्य काल में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी पक्ष के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कोई भी तरीके का कोई भी आरोप या प्रत्यारोप को भी मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया जाएगा। तो ये सारे तथ्य ये सारे कंसीडर करते हुए अगर दोनों पक्ष अगर जो इस कंप्रोमाइज़ पे आधार पे अगर जो तैयार है तो वो कंप्रोमाइज़ एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उस एग्जीक्यूट की हुई कंप्रोमाइज़ की कॉपी आपको अपने जो वाद जो भी पेंडिंग हो उनमें उनको एनेक्स करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रेयर करेंगे और आप उनसे ये कंसीडर कराने के लिए आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपने सही तथ्य और सारे फैक्ट आपने मेंशन करे हैं अपने कंप्रोमाइज डीड में और सारी पिटिशन में तो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर कर देगी, यानी कि दोनों का मुकदमा आपसी सहमति के आधार पर उनका निस्तारित कर देगी। क्योंकि और अब जब आप चाहते हैं कि आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं तो कोर्ट की कोई ड्यूटी नहीं है, कोर्ट को भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों लोग उसमें लड़े, कोई अन्य तरीके से या किसी अन्यथा रूप से आप एक दूसरे को परेशान करें। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के लिए और एक नए तथ्य पे। और इसके साथ में एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आप वीडियो में आपने जानकारी प्राप्त किया है और आपने वॉच किया है, आपको अगर जो कंसीडर लगता है वीडियो का जो आप अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुंचती रहे, वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में ही जो पति पत्नी है वो क्योंकि लीगल बैकग्राउंड में ना हो के किसी अन्य अपने प्रोफेशन में व्यस्त रहते हैं और उनको सही समय पर सही जानकारी नहीं हो पाती, इससे उनको सही रेमेडी भी नहीं मिल पाती है। तो अंततः उनका जो एक्सपीरियंस है कुछ और निकल के आता है कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो किसी के लिए एग्जीक्यूट नहीं करता है, सच एंड सच अलग अलग तरीके के उनके कमेंट निकल के आते हैं। तो ये सारे तथ्य और सारे फैक्ट आपको कंसीडर करने के लिए आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।